नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा। जी हां, यह मुकदमा फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट से है और मुकदमा है सिटीजनशिप एक्ट के बारे में, नागरिकता अधिनियम। आपको अगर ध्यान होगा तो नागरिकता अधिनियम के सेक्शन 6A को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कहा गया यह जो सेक्शन 6A है वह डिस्क्रिमिनेट करता है, वह असंवैधानिक है, लेकिन इस पे पड़ा हुआ रहस्य का पर्दा सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत के फैसले से इस प्रावधान को न सिर्फ संवैधानिक बताया बल्कि असम की सरकार को यह आदेश दिया है कि आप अवैध रूप से आसाम में रह रहे लोगों की पहचान, उनका निर्धारण और उनको बाहर निकालने की कार्रवाई, सख्त कार्रवाई जल्दी से शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट इस कार्य को खुद अपने द्वारा बनाई गई कमिटी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमिटी के द्वारा इस कार्य का मॉनिटरिंग करने जा रहा है। तो स्पष्ट संदेश है कि इस देश में अब गैर कानूनी तौर से रह रहे बांग्लादेशी, रोहिंग्या या कोई और भी व्यक्ति है, उसको जगह नहीं मिलने वाली, उसको पनाह नहीं मिलने वाला। इस नए कानून के तहत उनको जल्द ही देश से बाहर निकाला जाएगा। फैसला असम के संदर्भ में आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का है, नागरिकता के बारे में है, संविधान का है। तो स्वाभाविक है 40 से 45 लाख ऐसे संदिग्ध नागरिक पश्चिम बंगाल में भी निर्वासित हैं, रह रहे हैं। यहाँ यह देखना दिलचस्प होगा कि अब हमारी ममता दीदी, हमारी ममता बनर्जी की सरकार उनको निकालने का, खदेड़ने का काम कब से शुरू करती है, या फिर एक PIA लगाना पड़ेगा वेस्ट बंगाल के संदर्भ में। देश के दूसरे भूभागों में भी जो इस तरह से असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से विदेशी नागरिक रह रहे हैं, उनके ऊपर भी इस एक्ट का, इस जजमेंट का व्यापक प्रभाव होने जा रहा है। NRC को लेकर दिए गए तमाम निर्देशों को प्रभावित ढंग से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और स्वयं सुप्रीम कोर्ट इस पहचान और निर्वासन की प्रक्रिया की निगरानी करेगा। तो यह तो हुआ फॉल आउट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। आइए इसके परिप्रेक्ष्य को समझ लेते हैं। असल में सिटीजनशिप एक्ट 6 1985 में जो असम समझौता हुआ, उसके बाद इसको नागरिकता, भारतीय नागरिकता कानून में जोड़ दिया गया, जिसमें यह प्रोविजन किया गया, यह छूट दी गई कि 6A के तहत कुछ लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। वो कौन से लोग हैं? बांग्लादेश के क्षेत्रों से 1985 तक जब ये समझौता हुआ, 1 जनवरी 1966, 1 जनवरी 1966 या उसके बाद 25 मार्च 1977 तक असम आ गए थे, वहां रह रहे थे, लेकिन किसी भूलवश उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। और जब असम में यह विवाद बढ़ा बांग्लादेशियों और लोकल असमियों का, तो उनको बार बार बाहरी कहा जाने लगा। इस पे उन्होंने कहा हम बाहरी नहीं हैं, हम तो 25 मार्च 1971 जब बांग्लादेश बना उसके पहले से भारत में रह रहे हैं, या हम आ चुके हैं। तो एक छूट दी गई वन टाइम कि भैया 6A के तहत अगर आप 1 जनवरी 1966 या
25 मार्च 1971 से पहले असम आ गए हैं, वहां रह रहे हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन एक कट ऑफ डेट 25 मार्च 1971 की तय कर दी गई। अब जब यह वैधता को चुनौती दी गई तो दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा कि भैया आप तमाम ऐसे अवैध लोगों को, जिसको आप कह रहे हो 25 मार्च 1971 के बाद प्रवेश किया है, उसकी लिस्ट मुहैया कराओ, उसकी पहचान करो। तो भारत सरकार ने ऐसी कोई लिस्ट देने में, ऐसी कोई पहचान देने में अपनी असमर्थता जाहिर की, यह कहते हुए कि ये लोग किसी कानूनी तरीके से तो आए नहीं हैं, चोरी छिपे आ गए हैं, चोरी छिपे रह रहे हैं, तो इसलिए इस तरह से इनको चिन्हित करना या इनका लिस्ट बनाना हमारे लिए असंभव है। तो इस फैसले के बाद, भारत सरकार के इस हलफनामे के बाद, अब ये सारा बैटल जो है, अब ये सारा दारोमदार जो है सुप्रीम कोर्ट पर फिक्स हो गया, क्योंकि भारत सरकार कोई लिस्ट दे नहीं पाई थी। तो अब इस फैसले में भारत सरकार ने अनुच्छेद 6 और 7 के अंतर्गत, जिसको देश में नागरिकता मिलती है, उसके अलावे 6A को वैधता प्रदान कर दी। 6A मैं आपको बता चुका हूं, 25 मार्च 1971 के पहले का कट ऑफ तय करता है और उस तरह से वो लोग नागरिक बन सकते हैं। उस कट ऑफ डेट के बाद जो भी है वो भारत का नागरिक नहीं है, उसको भारत छोड़कर जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया की स्वयं निगरानी करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त आसाम में 40 से 45 लाख प्रवासी रह रहे हैं और 56 से 60 लाख प्रवासी वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव असम में ज्यादा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1971 की जो कट ऑफ है वो तर्कसंगत विचार पर आधारित है। ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद पूर्वी पाकिस्तान से पलायन बढ़ा है और उस पलायन को कहीं से भी वैध नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो 6A सब सेक्शन 3 का प्रोविजन है वह इस सामाजिक समस्या, ये गैर कानूनी तरीके से देश में प्रवेश करके नागरिकता प्रदान करने वाले लोगों का परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसमें हस्तक्षेप किए जाने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी जोर किया कि इस पूरे फैसले को असम के और लोकल पॉपुलेशन के हितों और भारत के संदर्भ को भी ध्यान में रखकर परिभाषित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आपने अगर उस डेट पे पंजीकरण नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो वो चलेगा, आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। सिर्फ इसलिए कि सेक्शन 6A सेक्शन 6 और सेक्शन 7 की तरह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अनिवार्य नहीं करता है, इसलिए इसे अमान्य या गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता जिसने इसकी वैधता को चैलेंज किया था कि आप सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के लिए अलग अलग तारीखें नहीं निर्धारित कर सकते और संविधान को भी यह ताकत नहीं है कि वह सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में जो नागरिकता के प्रावधान हैं, जो तारीख है, उससे अलग जाकर कोई कट ऑफ डेट तय करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य रूप से भारत के कानून और संविधान का पालन करना पड़ेगा और जो इस कट ऑफ डेट में नहीं आएगा वो बाहर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत का नागरिक होने के लिए आपको निष्ठा के शपथ लेना, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के शपथ लेना कोई अनिवार्य कानून नहीं है। और इस तरह से हम इस सेक्शन 6A में किसी भी तरह के संशोधन या टिप्पणी करने से, हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं और कहा कि जो सेक्शन 6A है वो एक टेम्पररी प्रोविजन है, ये परमानेंट प्रोविजन नहीं है और
यह 1971 के बाद जो लोग भारत में प्रवेश करते हैं उनको नागरिकता प्रदान नहीं करता। तो यह बात चलते चलते मैं स्पष्ट कह दूं फिर से, 1 जनवरी 1996 और 24 मार्च 1971 तक के बीच में आए हुए नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने का काम इस सेक्शन में किया जा सकता है, और ऐसे लोगों को भारत देश से निर्वासित नहीं कर सकता। लेकिन जो इसके बाद आए हैं 25 मार्च 1971 के बाद, वो उनका प्रवेश अवैध है, उनको भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे आसाम के लोकल पॉपुलेशन का, आसाम के लोकल लोगों के वोट देने की क्षमता, वोट देने का अधिकार प्रभावित करता है। और याचिकाकर्ता भारत के किसी भी तरह से इस सेक्शन के द्वारा संविधान का उल्लंघन हुआ है ऐसा प्रमाणित करने में असक्षम है, इसलिए उसकी याचिका खारिज की जाती। तो यह तय हो गया कि इस फैसले के आने के बाद एक बार फिर से अवैध रूप से रह रहे भारत में नागरिकों की पहचान, उनका निर्धारण और उनकी निर्वासन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। आपसे एक ऐसे ही मुद्दे पर फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।